हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंग्लिश लिटरेसी क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लिटरेसी में टोटल 81 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किया था, तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई नो विराट कोहली। तो इसमें कहा गया है कि अंडरलाइन है विराट कोहली में, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। आई नो विराट कोहली में विराट कोहली अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना है, उसको हटाना है और उसके बदले करेक्ट प्रोनाउन जो है वो हमें देना है, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से देख लेना है, ठीक है। आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो विराट कोहली अंडरलाइंड है, उसमें हमें जो सही सर्वनाम होगा उसे वहाँ पे फिल करना है आई नो के बाद, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, यानी विराट कोहली को रिप्लेस करना है। पहला ऑप्शन है ही, वह। ऑप्शन बी है हर, उसकी। ऑप्शन सी है हिज, उसके। ऑप्शन डी है उसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिम, आई नो हिम। आई नो विराट कोहली के बदले क्या आ गया? सही जो करेक्ट प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है। आई नो हिम, ठीक, मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। बड़े अक्षर का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए है बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के शुरुआत में। ऑप्शन बी है नेम्स ऑफ पर्सन, किसी के नाम पे। नेम्स ऑफ प्लेस, किसी जगह के नाम पर। या ऑल द अबव, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ठीक है। बड़े अक्षर यानी जो बड़े अक्षर के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ किया जाता है? तो सेंटेंस के पहले भी हम ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ किया जाता है, किसी का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो तो नाम में भी हम बड़े अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, और किसी जगह का नाम हो तो भी हम बड़े अक्षर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंचुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से यानी कि इस सेंटेंस में, निम्नलिखित सेंटेंस में कौन सा पंचुएशन मार्क्स जो है यानी विराम चिन्ह यूज़ किया जाना चाहिए, यानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेंटेंस है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है? ऑप्शन ए है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी है कॉमा, ऑप्शन सी है फुल स्टॉप, ऑप्शन डी है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव टाइप का है, यानी प्रश्नवाचक है। इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आखिरी में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंटेंस का आखिरी में कौन सा पंचुएशन मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सही पंचुएशन मार्क है इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सही पंचुएशन का उपयोग किया गया है, यानी निम्नलिखित में से सही पंचुएशन के साथ, सही विराम चिन्ह के साथ कौन सा ऐसा वाक्य है, ये बताना है। ऑप्शन ए है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। ऑप्शन बी है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। ऑप्शन सी है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। ऑप्शन डी है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। तो जैसे कि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, बॉक्स में क्या क्या है? नट्स है, बोल्ट्स है, स्क्रूज है और नेल्स है।
तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि सही पंचुएशन मार्क के साथ बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि नट्स के बाद कॉमा है, बोल्ट्स के बाद कॉमा है, स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है, यानी 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी में जैसे देख रहे हैं कि नट और बोल्ट्स के बीच ऐसा कुछ पंचुएशन मार्क नहीं यूज़ किया है, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, इसको एक जैसा दिखाया गया जो कि एक नहीं है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या है कि यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क सिर्फ एक किया गया है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे नट्स बोल्ट स्क्रू ये सब एक ही चीज़ बता दिया है और यहाँ पूछ रहा मतलब ये क्वेश्चन मार्क जैसा है, ठीक है, तो ये भी सही सेंटेंस नहीं है विथ करेक्ट पंचुएशन। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल कर दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इनमें से यही सेंटेंस है जिसमें सही पंचुएशन का इस्तेमाल किया गया है, क्या यूज़ किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स कॉमा बोल्ट्स कॉमा स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, यानी कि इसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रकार बताना है। ऑप्शन ए है डिक्लेरेटिव यानी घोषणात्मक, ऑप्शन बी है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है इम्पेरेटिव यानी अनिवार्य, ऑप्शन डी है एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इम्पेरेटिव, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है कि कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, यानी कि जो टूल्स है उपकरण है उसको सही स्थिति में रखें, तो सही स्थिति में रखना है। तो ये कौन सा प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्पेरेटिव यानी अनिवार्य। ये अगर टूल्स को हम अच्छी तरीके से रखेंगे, अच्छी स्थिति में रखेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, काफ़ी दिन तक वो यूज़ कर पाएंगे, रख रखाव सही रखेंगे तो सही चीज़ अच्छे से रहेगी अधिक दिनों तक, ठीक है। तो ये है अनिवार्य, ये काम हमें करने चाहिए, इम्पेरेटिव टाइप का ये सेंटेंस है, ना ही ये इंट्रोगेटिव है, ना ही ये डिक्लेरेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्पेरेटिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म ए क्वेश्चन काइंड ऑफ व्हाट इज़ दिस मशीन, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्वेश्चन के रूप में, एक प्रश्न के रूप में एक सेंटेंस को बनाना है जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है। ये जो इधर उधर शब्द कुछ दिए हैं जैसे काइंड ऑफ है, व्हाट है, इज़ दिस है और मशीन है, तो इसको मिला के एक प्रश्न के रूप में एक सेंटेंस को बनाना है रीअरेंज करके, ठीक है। तो ऑप्शन ए है काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज़ दिस, ऑप्शन बी है व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ दिस, ऑप्शन सी है व्हाट काइंड मशीन इज़ दिस ऑफ, ऑप्शन डी है मशीन इज़ व्हाट काइंड ऑफ। तो देखिए ऑप्शन बी में बिल्कुल सही सेंटेंस बना है, ठीक है। ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, बिखरे हुए हैं, इसको अरेंज करके रीअरेंज करके क्या बनाना था? बनाना है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ दिस, यह किस प्रकार का मशीन है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, सही प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द है व्हेन मतलब कब, ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये जो शब्द है व्हेन ये किसको डिनोट कर रहा है। ऑप्शन ए प्लेस, ऑप्शन बी थिंग्स, ऑप्शन सी पर्सन, ऑप्शन डी टाइम। क्या वो किसी जगह को डिनोट कर रहा है, क्या किसी वस्तु को, या किसी इंसान को, किसी पर्सन को, या फिर समय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइम, ठीक है। द वर्ड ये जो व्हेन है, शब्द व्हेन ये समय को डिनोट कर रहा है, ठीक है, या डिनोट करता है, ठीक। व्हेन मतलब कब, तो समय, समय को ये दर्शाता है, डिनोट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्प्ड
words to form a meaningful sentence. As supervisor in Bhel worked Peter. यानी कि यहाँ एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ये जो शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द है, जैसे कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है, एज सुपरवाइज़र, इन भेल, वर्कड पीटर. लेकिन ये सब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं. ठीक है, इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो पहला ऑप्शन है एज सुपरवाइज़र इन भेल वर्कड पीटर. ऑप्शन बी है इन भेल वर्कड पीटर एज सुपरवाइज़र. ऑप्शन सी है पीटर वर्कड एज ए सुपरवाइज़र इन भेल. ऑप्शन डी है सुपरवाइज़र एज भेल इन पीटर. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए, बी और डी जो है वो सही से मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है. ऑप्शन सी जो है वो सही से एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बना रहा है कि पीटर वर्कड एज ए सुपरवाइज़र इन भेल. ठीक है, कहने का मतलब है कि पीटर जो है भेल में एक सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म ए सेंटेंस. यहाँ फिर से कुछ सेंटेंस मतलब वर्ड दिया गया है, उसे एक सेंटेंस में बनाना है, सेंटेंस के रूप में बनाना है. इसको रीअरेंज करके क्या क्या शब्द दिए गए हैं, क्या क्या वर्ड है. स्मॉल पीसेस, इनटू, कट द अनियंस. ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं. तो ऑप्शन में देख लेंगे. ऑप्शन ए है कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस. ऑप्शन बी है स्मॉल पीसेस इनटू कट द अनियंस. ऑप्शन सी है कट अनियंस इनटू द स्मॉल पीसेस. ऑप्शन डी है स्मॉल पीसेस कट द अनियंस इनटू. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो है एक जो अलग अलग शब्द है यहाँ वहाँ, उन वर्ड्स को मिला के रीअरेंज करके ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, यानी प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बाकी ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो सही तरीके से सेंटेंस को नहीं बना रहा है. ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू. ये जो सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, कृपया इसे समाप्त करने में मेरी मदद करें. तो ये कब यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कैन बी यूज टू कब यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को. ऑप्शन ए है मेक अ रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट करना हो. ठीक है, निवेदन करना हो. ऑप्शन बी नन, कुछ नहीं. ऑप्शन सी गिविंग ओपिनियन, यानी कभी राय देना हो. ऑप्शन डी है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई अपनी बात किसी से शेयर करनी हो तब. तो इनमें से जो चार ऑप्शन है, कब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, किस स्थिति में कि कृपया इसे समाप्त करने में मेरी मदद करें, तो ये करते हैं जब हमें किसी से निवेदन करना होता है तब. ठीक है, निवेदन करना हो तब हम ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं उसे कि कृपया मेरी मदद करें इसे समाप्त करने में, या फिर कृपया इसे समाप्त करने में मेरी मदद करें. तो ये एक रिक्वेस्ट है. ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं. ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन, यानी औपचारिक अभिवादन कब यूज़ करते हैं, कब किया जाता है. ऑप्शन ए है मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, जब किसी नए और बुज़ुर्ग उम्र दराज वाले से मिलते हैं तब. ऑप्शन बी है मीटिंग हायर ऑफिशियल, जब उच्च पदाधिकारियों से मिलते हैं तब. बिजनेस मीटिंग, जब कोई बिजनेस मीटिंग हो तब. ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम बड़े बुज़ुर्ग या नए किसी ऑफिशियल हायर ऑफिशियल मतलब उच्च पदाधिकारी या बिजनेस मीटिंग होती है तो हमें फॉर्मल ग्रीटिंग्स करना होता है. ठीक है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स यानी औपचारिक अभिवादन हमें करना होता है. ठीक है, तो ये औपचारिक अभिवादन कब यूज़ करते हैं, इनमें से सभी स्थिति में. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम कैन यू से दिस सेंटेंस. आप किसे ये वाक्य कह सकते हैं. वाक्य क्या है, हे इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, यानी कि हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गए हैं. तो ये किसे कह सकते हैं. ऑप्शन है सुपीरियर्स,
यानी कि जैसे प्रधान। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, दोस्तों को। ऑप्शन सी स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को। ऑप्शन डी है द आईटीआई प्रिंसिपल, आईटीआई के प्रिंसिपल को। तो ये इनमें से किसे आप कह सकते हैं? ये जो वाक्य है, इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, यानी हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गए हैं, आप किसे कह सकते हैं? ना वो हम सुपीरियर से बोल सकते हैं, ना स्ट्रेंजर से बोल सकते हैं, ना आईटीआई प्रिंसिपल से। हम बोल सकते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, जब काफ़ी दिनों के बाद किसी दोस्त से मिलते हैं तो उसे यही कहते हैं कि हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम ये सेंटेंस किसे बोल सकते हैं? तो फ्रेंड्स को, यानी दोस्तों को बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट, यानी कि जब मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ या अपना परिचय देता हूँ। इट फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, उसमें भरना है। हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, हमारे बारे में जानने में ये मदद करता है। ऑप्शन बी है हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड, अन्य का मदद करता है अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन सी है हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, दूसरों की मदद करता है मेरे बारे में जानने के लिए। ठीक है, या मुझे जानने के लिए दूसरों की मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी है हेल्प माई सेल्फ नो अबाउट अदर, यह मेरी मदद करता है दूसरों को जानने के लिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपना परिचय दूंगा या दूंगी तो वो जिसे दे रही हूँ उसके लिए ये मदद हो जाएगा कि वो मेरे बारे में जान रहा है। मैं अपने बारे में बताऊंगी किसी को तो वो मेरे बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो मदद उनकी हो रही है मुझे जानने में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक रिक्वेस्ट के तौर पर, निवेदन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आई होप, मैं आशा करती हूँ या करता हूँ। ऑप्शन बी है आई बिलीव, मैं विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ, या विश्वास करता हूँ या करती हूँ। ऑप्शन सी है प्लीज़, कृपया। ऑप्शन डी है मे बी, हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीज़, कृपया, क्योंकि इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बोलते हैं ना कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, कृपया ये, कृपया वो, यानी कि प्लीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट इज़ यूज टू, ये जो वाक्यांश है कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, ये यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है थैंक समवन, किसी को धन्यवाद बोलने के लिए। ऑप्शन बी है इंट्रोड्यूस समवन, किसी के बारे में बताने के लिए, इंट्रोड्यूस परिचय देने में। ऑप्शन सी है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी के लिए पूछना है तब। या ऑप्शन डी है गिव इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन यानी किसी चीज़ के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तब। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं ये वाक्यांश कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट? तो ये करते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन के लिए जानना होता है। ठीक है, जब हम पूछते हैं जानने के लिए तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी के जानने के लिए या फिर उसको पूछने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ये वाक्यांश कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट। ठीक है, तो राइट आंसर आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी? हाउ वाज क्लास टुडे? आज का क्लास कैसा था, या आज का क्लास या कक्षा कैसा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। ऑप्शन बी है ओ आई सी। ऑप्शन सी इज इट सो। ऑप्शन डी है थैंक यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, यानी कि यह बहुत अच्छा था, हम लोगों ने नई चीज़ों के बारे में सीखा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। कोई जैसे क्लास
ख़त्म होने पर क्लास टीचर पूछते हैं कि क्लास कैसा था, आज का क्लास कैसा था, इस तरीके से सवाल करते हैं, तो हम लोग जवाब देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, हम लोगों ने नई चीज़ें सीखी। ठीक है, तो वैसे ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा गया है हाउ वाज क्लास टुडे, आज का क्लास कैसा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर या रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इट वाज फाइन, यह बहुत अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमने नई चीज़ों के बारे में सीखा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चंस टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक रिस्पॉन्स है, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये एक रिस्पॉन्स है यानी रिप्लाई किया गया है। तो इस रिस्पॉन्स को पाने के लिए सही सवाल क्या होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स ये है इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये तो रिस्पॉन्स हो गया, इसके लिए सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है वेयर इज़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ है। ऑप्शन बी है हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ITI रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। ऑप्शन सी है व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आ रही है। ऑप्शन डी है हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, ITI तुम कैसे जा रहे हो, या फिर तुम ITI कैसे जा रहे हो। तो इसका राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ठीक है, यानी रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है, ये क्वेश्चन होगा, तभी आंसर ये होगा कि यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है When someone says thank you, we should reply and say, अगर कोई आपसे कहे, कोई कहता है थैंक यू यानी धन्यवाद, तो हमें रिप्लाई क्या देना चाहिए इनमें से। ऑप्शन ए है थैंक यू धन्यवाद, ऑप्शन बी है यू आर वेलकम आपका स्वागत है, ऑप्शन सी है बाय बाय अलविदा अलविदा, ऑप्शन डी है हाउ आर यू आप कैसे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यू आर वेलकम। अगर आपको कोई धन्यवाद अभिनंदन कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई कह रहा है कि थैंक यू धन्यवाद, तो हमें कहना चाहिए यू आर वेलकम आपका स्वागत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यू आर वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फ्रेजेस विल यू यूज टू गिव ओपिनियन, यानी कि इनमें से कौन सा वाक्यांश आप किसी को अपनी राय देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या करेंगे। इनमें से कौन सा ये वाक्यांश है। पहला है इट इज़ अबाउट, यह है। कैन यू आप कर सकते हो। ऑप्शन सी टेल मी अबाउट, इसके बारे में मुझे बताइए। ऑप्शन डी आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई थिंक। यानी कि अगर आपको किसी को राय देना होगा तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, उसके बाद अपनी बात रखेंगे, ना कि बोलेंगे कि टेल मी अबाउट या फिर कैन यू या फिर इट इज़ अबाउट। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैं सोचता हूँ, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो समझे अब आप जो भी राय देंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी गैर मौखिक संचार है इनमें से। ऑप्शन ए है टॉकिंग टू कलीग्स, ऑप्शन बी है फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑप्शन सी है टॉकिंग ओवर फोन, या ऑप्शन डी है टॉकिंग टू कलीग्स। तो ऑप्शन जो ए है टॉकिंग टू कलीग्स, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ऑप्शन सी टॉकिंग ओवर फोन, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी टॉकिंग टू कलीग्स सेम वही, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही बोलने में और ना ही लिखने में। ठीक है,
लिखने के लिए भी कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही बोलने में। तो ये कैसा होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव, ठीक है। जैसे इशारों में बोलना, किसी को अलविदा कहना, किसी को स्माइल करना, ठीक है, हंसना, या किसी को आंख दिखाना, आईब्रोज उठा के किसी पर गुस्सा जाहिर करना, ठीक है, एंगर होना उस पर। तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इससे अगला जो होता है वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो, इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेशियल एक्सप्रेशन। ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।